पारंपरिक खेती का दामन छोड़कर वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी बागवानी फसलों का रुख कर रहे हैं। इन फसलों में एक बार खर्च करना होता है, लेकिन तय समय के बाद आय की आमद लंबे समय तक बनी रहती है। यही वजह है कि बागवानी क्षेत्र में हम नए आंकड़ों को छू रहे हैं। बागवानी के लिए 2021-22 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 34.163 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 70.3 लाख टन ज्यादा है। वहीं फलों का उत्पादन 2020-21 के 10.248 करोड़ टन की तुलना में 10.710 करोड़ टन होने का अनुमान है। ये बढ़े हुए आंकड़े बागवानी में इस्तेमाल हो रही उन्नत तकनीकें और किसानों की दिलचस्पी को बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे आड़ू फल की। गर्मियों के दस्तक के साथ ही बाजार इस फल से गुलजार हो जाते हैं, तो वहीं सर्दियों के मौसम में इसके बाग तैयार किए जा सकते हैं। कृषि विशेष के आज के अंक में हम आपको आड़ू फल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे, जिससे न सिर्फ नए बागवान लाभान्वित होंगे, बल्कि पहले से आड़ू की खेती करने वाले किसानों को भी काफी लाभ होगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का कृषि विशेष और सबसे पहले जानते हैं आड़ू फल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आड़ू यानी प्रूनस पर्सिका, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ये फसल रोसेसी परिवार की सबसे खास फसल है। शीतोष्ण जलवायु में उगाए जाने वाले इस गुठलीदार फल को खासकर ताजे रूप में खाया जाता है। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों के कारण इस फल को उपोष्ण जलवायु में भी व्यावसायिक स्तर पर लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसे क्षेत्रों में तैयार किए फलों के रंग और गुणवत्ता में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन सही जानकारी से बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। भारत में इसे खासकर पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, लेकिन कृषि में हो रहे नए शोधों की वजह से अब इसे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाने लगा है। आड़ू फल में विभिन्न प्रकार की शर्करा, विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए तो हर वर्ग इसे चाव से खाता है। आड़ू का जो फल है ये गुणों से भरपूर है। इसमें जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए उसकी मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें विटामिन सी की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा फल है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फल मुख्य रूप से कहाँ का है और भारत में इसकी खेती कब से की जा रही है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। आड़ू की उत्पत्ति चीन में हुई, जहां इसकी बागवानी करीब 3000 साल पहले से की जा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मत है कि आड़ू की उत्पत्ति ईरान में हुई। चीन से ये फल भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ और इसके बाद यूरोप के अन्य हिस्सों में प्रचलित हो गया। जानकार मानते हैं कि तिब्बत के पहाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी चीन के क्षेत्र आड़ू की विविधता के प्राथमिक और ईरान, मध्य एशिया, इटली, स्पेन और कैलिफोर्निया द्वितीय केंद्र रहे। भारत के पहाड़ी इलाकों की जलवायु इसके अनुकूल थी, इसलिए आड़ू ने आसानी से यहाँ अपनी जगह बना ली। इसकी खेती हमारे भारत देश के विभिन्न प्रांतों में की जाती है। मुख्यतः आड़ू की खेती जो हमारा जो ठंडे प्रदेश हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और जो उत्तर पूर्व के जो प्रदेश हैं जैसे कि मेघालय है, त्रिपुरा है, और शिलोंग है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन क्षेत्रों में भी इस आड़ू की खेती की जा रही है। इसकी प्रजातियों में ऐसी जो अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि उसको हम बहुत ठंडे इलाकों में भी कर सकते हैं और जो थोड़े से गर्म जो इलाके हैं उसमें भी इनके पौधों की खेती की जा सकती है। इसी का फलस्वरूप है
कि जहां पहले इसकी खेती आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होती थी, अब इसकी खेती को व्यावसायिक तरीके से हमारा जो प्रदेश है जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, जो दिल्ली का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जो भाग है उसमें भी इसकी खेती की जा रही है। क्योंकि इसमें जो प्रजातियां हैं, जैसे फ्लोरिडा है हमारा यूएसए में, अमेरिका है, वहाँ से उसको हमने अपने देश में लेके आए थे और कुछ इजराइल से भी इन प्रजातियों को लेके आए थे, जिसमें कि जो कम तापमान की जो आवश्यकता है उसमें काफ़ी कम होती है। तो इसी कारणवश कि हम इसकी पंजाब में भी आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। भारत में इसकी पैदावार की बात करें तो उत्तराखंड में करीब 57.93 हजार मीट्रिक टन पैदावार, पंजाब में 31.32 मीट्रिक टन, हिमाचल प्रदेश में 8.04 मीट्रिक टन, जम्मू कश्मीर में 4.07 मीट्रिक टन पैदावार ली जाती है। इन आंकड़ों में वो सभी किसान और बागवान शामिल हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन जो शामिल होना चाहते हैं उन्हें इसकी पूरी जानकारी लेकर ही बागवानी शुरू करनी चाहिए। सरकार की नीतियां इसके लिए बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जो हमारा मिशन है, बागवानी मिशन है, उसमें किसानों को ये सहूलियत दी गई है कि वो एक सब्सिडी सरकार से लेकर के कुछ बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नाबार्ड है, उनसे सहायता लेकर के कम दाम पर, यानी कि उसको सब्सिडी मिलती है, उसी से पैसे के सहारे वो अपना बाग लगा सकता है और अच्छी से अच्छे अपने इनकम कर सकता है और इनसे मुनाफा करके बहुत अच्छी खेती कर सकता है। इसके पेड़ 7 से 8 मीटर ऊंचाई तक जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए किस्मों का चुनाव सबसे अहम है। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से किस्मों की जानकारी लेने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। जो ऊंचे जो इलाके हैं, जहां ठंडे वाले जो प्रदेश हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर जो प्रजातियां हैं जैसे अर्ली क्रैफोर्ड है, पैराडिलेक्स है, बार्टलेट है, फ्लावर क्रेस्ट है, वो कुछ प्रजातियां हैं। क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो उन इलाकों में उसकी खेती की जाती है, क्योंकि इसके जो फूल आने के लिए जो कम तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। और वो कम तापमान होना चाहिए हमारा जो कि सर्दियों वाले जो महीने हैं, जैसे कि आपका नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में, उसमें तापमान कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और वो कम से कम 700 से 800 चिलिंग यूनिट्स में उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इन वैरायटियों को हम ऊंचे इलाकों में करते हैं जहां की तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लेकिन जो कुछ अलग प्रजातियां हैं, जैसे फ्लोरिडा प्रिंस है, फ्लोरिडा क्वीन है, आपका शान पंजाब है, सहारनपुर प्रभात है, ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनको कि हम नीचे वाले प्रदेशों में करते हैं। वहाँ जरूरी नहीं है कि जो सर्दियों का तापमान है 7 डिग्री सेल्सियस से कम भी होता हो, क्योंकि यहाँ उसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है उसकी कम होती है और ये शुरू हो जाता है तकरीबन 150 से तकरीबन 300, 350 तक भी यदि उसकी उपलब्धता होती है तो इन प्रजातियों के बड़ी आसानी से कर देते हैं। इसीलिए जैसे कि हमारा पंजाब वाला इलाका है, वहाँ हम शान पंजाब की खेती बहुत ही अच्छी तरह से उसकी खेती की जा रही है। इवन सहारनपुर प्रभात है, उसकी खेती जो नीचे वाले इलाके हैं उसमें काफ़ी हद तक की जा रही है। अब तक हम जान चुके हैं आड़ू की किस्मों और पौध उपलब्धता के बारे में। अब बात नए बाग लगाने की। कब करें पौधों की रोपाई और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। सर्दियों के दस्तक के साथ ही नए बाग लगाने की तैयारी कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि की अच्छी तरह से जुताई कर तैयार कर लें। पहाड़ों और टीलों पर बाग लगाने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जा सकते हैं और ये तकरीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने में लगता है। जब इसके जो पौधे होते हैं, इसमें जो पत्तियां गिर जाती हैं, तब इसके पौधों को मिट्टी से निकाला जाता है। और जो किसान भाई हैं जो भी इसकी खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पहले से अपने खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। तकरीबन अक्टूबर महीने में अपने खेत में गड्ढे खोद लेना चाहिए और गड्ढे का आकार तकरीबन 1 गुना 1 गुना 1 घन मीटर का होना चाहिए। कतार से कतार की दूरी करीब 4 मीटर रखें। बाद में इन गड्ढों को 30 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद से, कीटनाशी और मिट्टी से भर दें। हालांकि रोपण की दूरी मिट्टी के प्रकार, जलवायु और किस्म पर भी निर्भर करती है। हमारे देश में 4 से 6 मीटर की दूरी पर भी पौधे रोपे जाते हैं।
आड़ू की खेत के लिए जब हम जो मिट्टी का जो चुनाव करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आड़ू के लिए ज़्यादातर जो पीएच मान है कम होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच से कम होना चाहिए, तकरीबन जिसको बोलते हैं हम 6.5, तो हम इसमें 6.5 टू 7.5 यानी कि 6.5 से 7.5 तक इसकी खेती को आसानी से किया जा सकता है। रोपाई का सबसे अच्छा समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। रोपाई के बाद पौधों की समय समय पर देखभाल जरूरी होती है। सही देखभाल से पौधे 2 साल में ही फल देना शुरू कर देते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि इसमें पॉलिनाइजर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी फलों में होता है कि एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए 2 साल के बाद इसमें पैदावार आना शुरू हो जाती है और तीसरे साल में तकरीबन एक पौधे से 10 से 15 किलो फल आराम से किसान भाई हमारा ले सकते हैं। और जो पौधे लगाने के बाद में इनकी जो आयु होती है उससे हम खेती कम से कम 18 से 22 साल तक आराम से ले सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो पौधा 2 साल में पैदावार देना शुरू कर देता है। एक पौधे से करीब 10 से 15 किलो फल मिलते हैं। अगर बाजार भाव 50 रुपए प्रति किलो है तो प्रति पौधे से 800 रुपए मुनाफा लिया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 625 पौधे लगा सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 3 से 3.5 लाख का मुनाफा लेना संभव है। आड़ू के जो प्रोसेस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं, रेडी टू यूज जो जूस है, सिरप है, उसकी बहुत मात्रा में हमारा देश निर्यात करता है। क्योंकि हमारे जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो आवश्यकता वनस्पति की हमारी ज्यादा रहती है, साल भर बनी रहती है, तो हमारा जो देश है इसकी वैरायटियों को काफ़ी इंपोर्ट करता रहता है। जैसे कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो और यूएसए हो, आपका चाहे इजराइल हो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो, वहाँ से भी हमारा देश निर्यात करता है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा एक स्कोप है कि जो भी यहाँ खेती की जा रही है, जो इसका फलों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ उसका प्रोसेसिंग की जाए और जो हमारी घरेलू जो मांग है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। कुछ बागवानी फसलें ऐसी हैं जिन्हें सही काट छांट ना मिले तो सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। आड़ू उन्हीं में से एक है। इस फसल को भी सही काट छांट की जरूरत होती है। छोटे पौधों को सही ढांचा, आकार व बौना रखने के लिए शुरू से ही काट छांट सधाई जाती है। रोपण के समय पौधों को तने से 61 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। केवल 3 से 4 शाखाएं ही बढ़ने दी जाती हैं। चयनित शाखाओं में आपस में समान व सही दूरी रखें। शाखाएं जमीन से कम 30 सेंटीमीटर ऊंची रखें। बाद में पौधे में कोई भी फुटाव आता है तो उसे हटा दें। ये प्रक्रिया 2 से 3 साल तक दोहराएं। दिसंबर से जनवरी में छटाई करते समय चयनित शाखाओं के साथ 2 उप शाखाएं रखें। दूसरे वर्ष में द्वितीयक शाखाएं ना काटें। तीसरे साल में रोगग्रस्त व टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अलग कर दें। शुरुआती काट छांट में इस बात का ध्यान रखें कि पेड़ का तना कमजोर ना हो। आड़ू के जो पौधे हैं उसमें जो फल हैं नई शाखाओं पर लगते हैं, क्योंकि नई शाखाएं तब आएगी जब हमारे किसान भाई उसको काट छांट करेंगे। इसीलिए हर साल इसमें काट छांट की आवश्यकता पड़ती है। और काट छांट में जो आड़ू के पौधे हैं उसको हम बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम, यानी कि जो पौधे के जो मध्य का जो हिस्सा है वो खुला होना चाहिए, यानी कि उसमें सेंटर का जो उसका जो मुख्य तना है वो ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो सूर्य की रोशनी है, किरण है, चारों तरफ पौधे में चली जाती है, जिससे कि उसमें बनने वाली जो कलिकाएं हैं उनका स्वास्थ्य है वो अच्छी तरह से बना रहता है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आड़ू के बागों में रोग व कीट नियंत्रण के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष में आड़ू की खेती, कमाई होगी मोटी। आइए बढ़ते हैं आगे इस कार्यक्रम में। अन्य फसलों की तरह ही आड़ू के बागों को भी रोग और कीटों का खतरा रहता है। रोग व कीट नियंत्रण के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, जानते हैं विशेषज्ञ से। जब हम इसकी बात करते हैं कि इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे हमें, तो जो ये प्रजातियां हैं जो कम तापमान जिनको चाहिए, वो वाली जो प्रजातियां हमारे ठंडे इलाकों में मिलेंगी। जैसे कि आपका केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जो कि श्रीनगर में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में आपका वाईएस परमार यूनिवर्सिटी सोलन में है, उत्तराखंड में रानी चौरी है, वहाँ से जो कम तापमान वाली जो प्रजातियां हैं जैसे पैराडिलक्स, क्रेस्ट हेवन, क्रेस्ट फ्लेवर, उन वैरायटी को ले सकते हैं। लेकिन कम तापमानी वाली जो प्रजातियां हैं उनके पौधे आपको जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो कि लुधियाना में स्थित है, और जो हमारा यहाँ सहारनपुर में जो गवर्नमेंट नर्सरी है, वहां से उन पौधों की उपलब्धता होती है। आमतौर पर आड़ू में पर्ण कुंचन रोग ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अधिक तापमान व आर्द्रता से रोग के फैलने की आशंका ज्यादा होती है। टेफ्रीना डिफॉर्मस नामक कवक से फैलता है। रोग पेड़ों की पत्तियों को प्रभावित करता है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां गुलाबी या लाल रंग की होकर मुड़ जाती हैं। रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम या कैप्टन दवा का इस्तेमाल करें। पहला छिड़काव पत्तियां निकलने से पहले और दूसरा छिड़काव फल लगने के बाद करना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं भूरी सड़न रोग की। ये भी कवक से ही फैलता है। मोनिलीनिया कवक पेड़ की टहनियों, फूलों और फलों को प्रभावित करता है। फूल धीरे धीरे सूख जाते हैं, फलों में सड़न होने लगती है। रोकथाम के लिए डायोफिनेट मिथाइल का छिड़काव करें। पहला छिड़काव पुष्पन से पहले करें। विनोमिल दवा का छिड़काव फलों की तुड़ाई से 1 माह पहले करना चाहिए। आड़ू को सबसे ज्यादा जो कीट नुकसान पहुंचाता है वो है फल मक्खी। डेक्स डोर्सेलिस नाम की ये फल मक्खी मुख्यतः मैदानी भागों में अधिक हानि पहुंचाती है। मक्खी फलों के पकने के समय फल में छेद करके अंडे देती है। अंडों से भ्रगंक निकलकर फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। प्रभावित फल सड़ जाता है। ऐसे फलों को बाजार में बेचना कठिन होता है। जब हम बात करते हैं कीड़ों के लिए, तो इसमें एक लीफ एफिड होता है, दूसरा इसमें एक फ्रूट फ्लाई होता है, जिसमें कि किसान भाई ज्यादातर उसमें समस्या आती है उनको। इसीलिए जब भी फल मक्खी आती है तो उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इसमें इमिडाक्लोप्रिड हम केमिकल होता है जो कि सेफ है, या स्पिनोसाइड है, उसकी भी छिड़काव कर सकते हैं, जिसका कि घोल 4 ml 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करने से ये दोनों कीड़ों की हम रोकथाम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में एक जो मुख्य और समस्या किसान भाइयों को आती है इनके आड़ू की खेती में, जो कि होता है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल एक वायरस की वजह से होता है, इसीलिए किसान को देखते रहना चाहिए कि उसकी जो नई वाली जो कलिकाएं हैं, पत्तियां हैं, क्या उसकी मुड़ तो नहीं रही हैं। यदि मुड़ रही हैं तो उसको देख लेना चाहिए कि हाँ, वो मुड़ने का जो कारण है वो वायरस है, विषाणु है। इसीलिए जहां भी यदि इस तरह की समस्या आती है तो उनको तुरंत उसकी तोड़ाई करें और रोकथाम करें। फल मक्खी की रोकथाम के लिए खुले मुंह वाले 4 से 5 बर्तनों में मेलाथियान, गुड़ और युग्नोल का घोल 4 से 5 जगह लटका दें। फल पकने के पहले रोगर या फेनथियान दवा का छिड़काव करें। दिसंबर माह में बागों की गहरी जुताई करें। प्रभावित फलों को नष्ट कर दें। ये कीट पौधों के विकास को प्रभावित करता है। प्रभावित पेड़ों की छाल फट जाती है और उस स्थान से गोंद निकलने लगता है। पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। प्रकोप ज्यादा होने पर पौधा मर जाता है। ये कीट पत्तियों में अंडे देते हैं, फिर तने को नुकसान पहुंचाते हैं। लक्षण पहचानने के लिए तने में छेद दिखाई देते हैं। रोकथाम के लिए छेदों को साफ कर रुई को मेलाथियन दवा में भिगोकर लगा दें। दवा लगाने के बाद छेदों को मिट्टी से बंद कर दें। इन तमाम एहतियात के बाद फसल तैयार हो जाती है, लेकिन सही समय पर की गई तुड़ाई बाजार में अच्छा दाम दिलाती है। इसीलिए फल की सही स्थिति में ही तुड़ाई करें। में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो शुरुआती जो खर्चा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है पौधों में लगता है। जब 625 पौधे लेने हैं तो उसका खर्चा हर पौधे के हिसाब से तकरीबन 40 से 50 रुपए का एक पौधे आता है। और गड्ढे खोदने का जो खर्चा है वो एक मुख्य होता है। और जो खेत की जो 4 दीवारी और जो उसका फेंसिंग का जो खर्चा है
वो सारी चीज़ें उसमें मुख्य आती हैं, जैसे कि लेबर का खर्चा है, उनको मिला करके 1 हेक्टेयर का जो आड़ू लगाने का जो खर्चा है कम से कम 1 से 1.5 लाख तक किसान को लग जाता है। स्थान विशेष की जलवायु पेड़ की किस्म पर भी निर्भर करता है कि पैदावार कब तैयार होगी, लेकिन आमतौर पर पुष्पन से 78 से 127 दिन में पैदावार तैयार होने लगती है। फल का रंग खुद बता देता है कि अब वो बाजार जाने के लिए तैयार है। फल की तोड़ाई हाथों से करें। सघन बागों में तोड़ाई का काम यंत्रों से भी किया जा सकता है। तोड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग करें और उन्हें सही स्थिति में पैक करके बाजार भेजना चाहिए। इसके फल का जो जब बाजार भाव मिलता है तो कम से कम आपको 40 से 50 रुपए किलो ले लेता है। तो 10 से 15 की हम बात करते हैं तो कम से कम 10 किलो यदि उसकी पैदावार है तीसरे साल में और उस 30 रुपए एक उसका है तो तकरीबन 300 रुपए एक पौधे से किसान भाई कमा सकता है। और 1 हेक्टेयर में तकरीबन 625 पौधे कम से कम लग जाते हैं। इसी तरह से कम जो किसान भाई है तीसरे साल में ही उसको 3 से 3.5 लाख रुपए तक उसको अपने खेत से कमाई हो जाती है। तो आज आपने जाना कि आड़ू की खेती कैसे शुरू की जा सकती है और किन बातों का ध्यान रखकर इसका भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम देखकर हमारे युवा वर्ग इससे जानकारी लेकर बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए जरूर कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।